बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इससे पहले कि मैं इस मौजू पर आऊँ कि जस्टिस आमिर फारूक साहब ने क्यों और कैसे भरी अदालत में गलत बयानी की, झूठ बोला और किस तरह से वो अपनी बात से मुकर गए, इस पर तो हम आते हैं अभी। लेकिन पहले मैं कमेंट करना चाहता हूँ जो आज जड़ावाला में हुआ है। जड़ावाला में जो वाक़या पेश आया है उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। अगर मज़हब इस्लाम मज़हब मोहतरम है तो बाकी लोगों के लिए उनका मज़हब भी मोहतरम है और उसी तरह से मोहतरम है जैसे कोई भी मज़हब मोहतरम है। मज़हब सबके मोहतरम होते हैं और वैसे भी सोसाइटी में किसी एक शख्स को यह इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो खड़ा हो और उठकर फैसला करे और अदालत सड़क के ऊपर लगा ले। अगर इस तरह होगा तो फिर कोई भी फैसला करेगा, कोई भी अपनी अदालत लगाएगा और कहीं पर भी अक़लियत के खिलाफ। देखें, दुनिया में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर मुसलमान अक़लियतों में हैं, तो क्या मुसलमान जहां पर अक़लियत में है, जैसे इंडिया में अक़लियत में है, तो मुसलमानों के खिलाफ इस किस्म की जो सफाकियत है उसकी जो है उसका जवाब पेश किया जा सकता है? बिल्कुल इसी तरह से जो जड़ावाला में हुआ है वहां पर अक़लियतों के साथ जिस तरह से बहिमाना तौर पर उनके घर लूटे गए हैं, जलाए गए हैं, अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है और इबादत गाहें जला दी गई हैं, ये क्या किसी को इजाजत दी जा सकती है कि वो उठे और उठकर कोई कदम उठाए? अगर नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक की बेहुरमती का वाक़या पेश आया भी है तो भी कानून को उस पर जो है वो कानून को मौका देना चाहिए कि वो इंसाफ करे और उस पर अमल दरामद करे। और आप कानून के पास जाएं, कानून का दरवाज़ा खटखटाएं और अदालतों पर यह मामला छोड़ें कि वो इस बात का फैसला करें कि मज़हब की तौहीन हुई है और मजहबी किताब की तौहीन हुई है। लेकिन अगर कोई गिरोह उठकर खुद ये फैसला करेगा, खुद ही अदालत लगाएगा, खुद ही फैसला करेगा और उस फैसले के नतीजे में मासूम लोगों के घर भी नजर आतिश कर देगा, यानी अगर ये वाक़या खुदा न खास्ता पेश आया है और अगर आया है तो जाहिर है ये भी बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन उसके नतीजे में जो रद्द-ए-अमल दिया गया है उसमें तो ऐसे लोगों के घर भी जले हैं जिनका इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं होगा और यकीनन उसमें से कई ऐसे लोग भी होंगे जो किसी भी मजहब की तौहीन पर यकीन नहीं रखते होंगे। और अगर कुरान की बेहुरमती हुई है तो कुरान पाक की बेहुरमती की भी मजम्मत वो करते होंगे, क्योंकि सारे लोग तो एक जैसे नहीं होंगे। तो आपने उन मासूम लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचाया, उनकी इबादतगाहों को नुकसान पहुंचाया, तो यह आपने न सिर्फ जुर्म किया बल्कि खुद इस्लाम जो मजहब है, जो अमन का मजहब है, उसको दुनिया भर में रुस्वा किया और उसकी बदनामी का बाइस बने हैं। तो मैं सबसे पहले तो इसकी मजम्मत करना चाहता हूं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में अब ये गुंजाइश सकत नहीं बची कि हम उठकर मजीद इसको तबाह करें। पहले ही हम तबाह हाल हैं, पहले ही कानून नहीं है, पहले इतने मसाइल हैं, पहले ही इंसाफ नहीं हो रहा और पहले ही लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं। अब ऐसी सूरत में ऐसे आप लोगों और पहले लोग गुर्बत की वजह से परेशान हैं। ये गरीब आबादियां होती हैं, ये गरीब लोग हैं और पाकिस्तान में हर कोई आज हैंड टू माउथ है, 300 रुपए का पेट्रोल खरीदने पर मजबूर है। गरीब बस्तियों को जब आप जाकर जलाएंगे और उनके घरों के चूल्हे ठंडे कर देंगे तो क्या आपका दिल और ज़मीर इस पर मुतमईन होगा कि आपने अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए लोगों की बस्तियां जाकर जला दी? कैसे आप मुंह दिखाएंगे उस नबी को जो कि अमन का दाई था और जो कहता था कि दूसरों का मजहब भी उतना ही मोहतरम है जितना हमारा मोहतरम है? तो कैसे आप अपना मुंह उसको दिखाएंगे जाकर? तो ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया जो आज जड़ावाला में पेश आया। सबसे पहले तो मैं इसकी मजम्मत करना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि जैसा कि मैंने कहा कि पहले ही यहाँ पर कानून की जो अमलदारी है उसका फुकदान है और पहले हम ऐसी चीजें झेल रहे हैं जो झेलना मुश्किल है, जो एक बाप नहीं झेल सका और वो हार्ट अटैक से मर गया। और जो उसकी बेवा का अरसलान की मां का बयान सामने आया, उसने दिल चीर के रख दिया है। उसने ये हम किस सोसाइटी में रहते हैं? सोसाइटी में रहते हैं कि जंगल में रहते हैं? ये जरा सुनिए अरसलान की मां ने क्या स्टेटमेंट दिया है, जरा ये क्लिप सुनिए। शायद आप सुन भी चुके हो लेकिन सुनिए, मैं जरा इसके 2-3 पहलुओं पर कमेंट करना चाहता हूं, सुनिए जरा। तो मुझे लगता है कि वो कैमरे के सामने भी लाने वाली डिटेल्स नहीं। मेरी बहन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपका बच्चा जिस दिन गिरफ्तार हुआ है वो कहाँ से आ रहा था और क्या कर रहा था? मेरा बेटा जो था वो एकेडमी से पढ़ के आ रहा था, रास्ते में उसके फ्रेंड्स भी थे साथ। उन्होंने छोटी सी एक वीडियो बनाई है, वीडियो में मेरा बच्चा ऐड नहीं था, सिर्फ उनके पास सिर्फ ओनली जस्ट वीडियो थी। और वीडियो उन्होंने अपलोड कर दी कहीं पे वो? जी नहीं, उन्होंने अपलोड नहीं की। इन्होंने उससे मोबाइल छीना और छीन के तो मियां अहमद स्तार है जो, उसने मेरे बेटे से मोबाइल छीना और उसको गिरफ्तार किया और उसको थाने में जाके
میرے بیٹے کے ساتھ تشدد بھی کیا اور اس کو گندی لینگویج یوز کی اور گالیاں دی اور اس کو بہت سارے گندے الفاظ سے اس کو پکارتا بھی رہا اور کہتا ہے کہ جی یہ کبوتر ہے، یہ کیک آیا ہے. پھر ہم لوگ پیچھے پہنچے ہیں، اس کی بہنوں پہ بڑے غلط الفاظ استعمال کیے، یہ گوری چٹی ہیں، ہمارا کام چلتا رہے گا، اس کو گرفتار کیے رکھو، اس کو نہ چھوڑو، پتہ نہیں کیا کیا. اور پھر یہ میرے گھر لے کے آیا پولیس، اور پولیس نے ہمارے اوپر تشدد کیا، ہمیں گالی گلوچ کی اور بہنوں کے اوپر بھی بہت سارے گندے الفاظ یوز کیے، جس کی وجہ سے میرے ہسبینڈ بری طرح خوفزدہ ہو گئے. ان کو اٹیک آیا، انہوں نے بہت سوریاں کی لیکن ان کو رحم نہ آیا. میرے ہسبینڈ دنیا سے رخصت ہو گئے اور میری چھت اڑ گئی. لیکن میں جیسے ہی ہاسپٹل لے کے گئی ہوں ان کو، جب تک وہ دم توڑ چکے تھے. اور میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. میاں اسلم ہے جنہوں نے چھاپا مارا، جنہوں نے میرے گھر کی توڑ پھوڑ کی، تالے توڑے، میرے اندر گھس گئے، میری چھت تک انہوں نے پولیس کے ساری چیکنگ کی ہے اور میرے سارے گھر کو انہوں نے توڑ پھوڑ کیا. یہ کون سے تھانے سے ہیں احمد ستار اور میاں اسلم؟ احمد ستار اور میاں اسلم ہیں جو یہ تھانہ غالب مارکیٹ سے ہیں، اور میرے ساتھ بھی انہوں نے بہت غلط باتیں کی ہیں. میں جب یہ بچیاں یہ تھانے میں جاتی تھی تو یہ گفتگو آگے سے کرتے تھے؟ کیونکہ وہ ان کا چھوٹا بھائی تھا. جی. اور یہ اب یہ ہم کس سوسائٹی میں رہتے ہیں، یہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. دیکھنے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم کس سوسائٹی میں رہتے ہیں. قانون کے محافظ، اگرچہ پہلے بھی ہم جانتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اب اس بیوہ عورت کو کوئی انصاف دے سکتا ہے کیا؟ چیف جسٹس آف پاکستان بھی انصاف نہیں دے سکتے اس کو. اس کے شوہر کے جو قاتل ہیں ان کو پھانسی پر لٹکا کر بھی اس عورت کے ساتھ انصاف نہیں ہو سکتا. کیسے انصاف ہو سکتا ہے کہ جو اس کے دل پہ گزری ہے، جو وقت اس نے کاٹا ہے، جو اس کے بچے اب یتیمی کی حالت میں کاٹیں گے. وہ 13 سال کا جو بچہ یتیم ہوا ہے اس کو کون انصاف دے سکتا ہے؟ اس عورت کی دادر میں حیران ہوں کہ محسن نقوی صاحب کو یہ سن کے کیسے نیند آئے گی. وہ بھی یقیناً صاحب اولاد ہوں گے، بچوں والے ہوں گے، بچیاں ہوں گی ان کی. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ سنیں اور ان کو چین کی نیند آ جائے؟ اور کیسے ممکن ہے کہ وہ پولیس اہلکار جنہوں نے یہ جملے کہے ان کی اولادیں نہ ہوں، ان کی بیٹیاں نہ ہوں، ان کے بیٹے نہ ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جو الفاظ میں دہرا نہیں سکتا جو ان بچوں کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے پولیس اہلکاروں کی جانب سے. تو ریاست تو ماں جیسی ہوتی ہے. ریاست جو ہے وہ تو انصاف کے لیے بیٹھی ہوتی ہے، اور اگر کوئی ریاست انصاف دینے کے بجائے اس راستے پر چلا جائے، وہ ایک بچہ اگر ڈکیت بھی ہوتا، وہ بچہ 13-14 سال کا ارسلان نامی بچہ اگر قاتل بھی ہوتا، بدترین مجرم بھی ہوتا، تو بھی اس کی بہنوں کے بارے میں اور اس کے بارے میں یہ الفاظ استعمال نہیں کیے جا سکتے تھے. یہاں تو وہ ایک پولیٹیکل پریزنر تھا. اگر وہ تھا، اگر اس نے واقعی کوئی انسائٹمنٹ کی تھی، اول تو 13 سال کا بچہ کیا انسائٹمنٹ کرے گا، لیکن اگر اس نے کی تھی تو بھی اس کے فیملی کے ساتھ یہ سلوک روا نہیں ہو سکتا تھا. اور کیسے نہ مر جاتا؟ مطلب جس آدمی کی بیٹیوں کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کریں اسے مر ہی جانا چاہیے تھا وہ بیچارے کو. کیسے نہ مرتا وہ؟ اور نہ مرتا تو جیتا کیسے؟ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے جس کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں. اور یہ جو ہمارے سامنے کئی واقعات تو ابھی سامنے ہی نہیں آئے، کئی چیزیں تو رپورٹ ہی نہیں ہوئی. یہاں پر جو ایک بندہ جان سے گیا ہے تو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں جو بیچارے جان سے نہیں گئے لیکن روز مرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے ہیں. وہ کہاں جائیں؟ کس سے داد رسی طلب کریں؟ کس سے انصاف مانگیں؟ پاکستان میں کوئی انصاف دینے والا بچا ہے کیا؟ یہاں روز ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، کوئی انصاف دینے والا بچا نہیں ہے. بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے. اور ادھر جو ہے صورتحال یہ ہے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب بجائے اس کے کہ وہ انصاف دیں، ان کی عدالتیں انصاف دیں، وہ خود جو ہے وہ عدالت سے غلط بیانی کر رہے ہیں. عدالت میں بیٹھ کر قاضی کی کرسی پر بیٹھ کر غلط بیانی کر رہے ہیں. 9 تاریخ کو ان کے سامنے کیس لگا عمران خان کی جو اپیل ہے اس کا اور ضمانت کا. عمران خان کا کیس لگا 9 تاریخ کو، اور درخواست کی گئی وکلاء کی طرف سے کہ کل آپ نوٹس کر دیں اور کل ہمارا کیس سن لیں. تو چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ نہیں، کل نہیں، یوں بول رہے تھے وہ، نہیں کل نہیں، 2-3 دن دیں، 2-3 دن میں کر دیتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا کل میں نے میڈیکل میری چیک اپ ہے اس کے لیے جانا ہے. وکلاء نے کہا کہ کل نہیں تو پرسوں دے دیں. نہیں، پرسوں نہیں ہو پائے گا لیکن ارلی کر دیں گے. میکسیمم 14 دن ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ارلی کر دیں گے، آپ بے فکر رہیں، جلدی کر دیں گے، 4-5 روز میں کر دیں گے، 4-5 روز میں لگا دیں گے.
उस वक्त ख्वाजा हारिस खड़े थे, लतीफ खोजा खड़े थे, बाबर अवान खड़े थे, सलमान राजा खड़े थे, शेर अफजल मरवत खड़े थे, बैरिस्टर गौहर खड़े थे, वकला की पूरी टीम खड़ी थी और अदालत कमरा, अदालत खचाखच भरा हुआ था। शायद चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने कोई रास्ता ना पाते हुए फरमाया कि आप बेफिक्र रहें, 4-5 दिन में कर देंगे, अर्ली कर देंगे। लेकिन उसके बाद 4-5 दिन तो गुजर गए, लेकिन अभी तक जो है वो नहीं लग रहा था केस। आज पता चला है कॉजलेस जारी हुई है, तो चीफ जस्टिस ने इसको 22 तारीख के लिए मुकर्रर कर दिया है, जो कि 14वां दिन बनता है। अपील में गए हुए दरखास्त गुजार का ये 14वां दिन बनता है और इससे ज्यादा वो लेट नहीं कर सकते थे, यानी 1 महीने के नोटिस नहीं कर सकते थे, वरना शायद आमिर फारूक साहब 1 महीने के नोटिस कर देते। तो आमिर फारूक साहब ने अदालत में, भरी अदालत में कहा कि आप बेफिक्र रहें, अर्ली इसको लगा देंगे, 4-5 दिन में फिक्स कर देंगे, 4-5 दिन के नोटिस जारी करता हूं। लेकिन उन्होंने 14 दिन के नोटिस जारी किए। अब मेरा सवाल यह है कि अगर एक आम आदमी, वकील या मुलजिम अदालत में खड़ा होकर झूठ बोले तो ये एक और जुर्म होता है और कहा जाता है कि आपने अदालत से गलत बयानी की है, आपने अदालत से झूठ बोला है, आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेंगे। तो क्या एक जज, एक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्या वो झूठ बोल सकता है? क्या वो गलत बयानी कर सकता है? क्या वो धोखाधड़ी कर सकता है? क्या वो आपको टाल मटोल कर सकता है? वो ये कहकर के अभी जो इस वक्त प्रेशर है, अदालत भरी हुई है, लोग खड़े हैं, वकला खड़े हैं, सीनियर वकला खड़े हैं, एक दफा तो इनको मैं कमरा अदालत से निकालूं, बाद में तो फिर मेरे हाथ में है ना कि मैंने क्या करना है। तो उस वक्त आप उनको कह दें कि आप बेफिक्र होकर जाएं, 4-5 दिन में वापस आ जाइएगा, केस सुन लेंगे। लेकिन जब वो चला जाए तो फिर 14 दिन दे दें। क्या एक मुहज्जब अदालत में ऐसा हो सकता है? या तो चीफ जस्टिस साहब कहते कि मैं कानून के मुताबिक फैसला करूंगा, आपकी दरखास्त आ गई है, मैं देखूंगा कि नोटिस कितने दिन में करने हैं, तो बात समझ आती है कि 14 दिन कहा। लेकिन फिर क्यों उन्होंने ये बयान दिया और क्यों उन्होंने वादा किया कि मैं 4-5 दिन में कर दूंगा? ये एक अहम सवाल है जो चीफ जस्टिस साहब से जो है वो यकीनन पूछा जाना चाहिए, या कम से कम वो अपने आप को तो उनको इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि क्या वो ये गलत बयानी कर सकते थे। एक और मामला, आज इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ है और इलेक्शन कमीशन के इजलास में इस बात पर गौर हुआ है कि क्या नई मरदमशुमारी के नोटिफाई करने के बाद हल्का बंदियां जरूरी हैं या नहीं है। तो अब उसमें फैसला यह हुआ है कि हल्का बंदियां जरूरी हैं। हल्का बंदियां जरूरी हैं का मतलब यह है कि अब इलेक्शन 90 दिन में या 3 महीने में नहीं हो सकते, क्योंकि हल्का बंदियों के लिए अब आपको 4-5 महीने दरकार होंगे। अभी इलेक्शन कमीशन सिर्फ इतना ही फैसला कर पाया है 5-6 दिन गुजरने के बाद, बल्कि मरदमशुमारी को नोटिफाई हुए काफी दिन हो गए हैं, 1 हफ्ता शायद हो गया है, और अब ये सिर्फ यही फैसला कर पाए हैं कि हाँ भाई नई हल्का बंदियां करनी है। कब करनी है, कैसे करनी है, उसके लिए कितना वक्त दरकार है, ये बातें अभी वो तय नहीं कर पाए और इसका जवाब ढूंढने में न जाने अभी कितने हफ्ते मजीद लग जाएं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो ये मामला, मरदमशुमारी को नोटिफाई करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया है और सुप्रीम कोर्ट में यानी मामला फिर पहुंच गया है। अगरचे सुप्रीम कोर्ट से अब ज्यादा उम्मीदें लोगों की बची नहीं है इलेक्शन के मामला को लेकर, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास चैलेंज हुआ है कि जी ये मरदमशुमारी को नोटिफाई नहीं किया जा सकता था। अब उसमें जाहिर है 2-3 जब आर्गूमेंट्स होंगे 2-3 चीजें सामने आएंगी। एक तो यह है कि इसके लिए जो सीसीआई का इजलास हुआ था ये गैर कानूनी था, क्योंकि इसमें 2 ऐसे वज़राए आला बैठे थे जो निगरान वज़राए आला थे, जो पॉलिसी डिसीजंस नहीं ले सकते। वो निगरान वज़राए आला से डे टू डे अफेयर्स चला सकते हैं, पॉलिसी डिसीजंस नहीं ले सकते, इसलिए वो इसमें नहीं बैठ सकते थे। दूसरा नुकता इसमें यह अहम है कि इलेक्शन को 90 दिन से आगे नहीं ले जाया जा सकता, किसी भी सूरत में 90 दिन से आगे ले जाना मुमकिन नहीं है, यह आईन और कानून की खिलाफ वर्जी है। तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया। देखिए अब इस पर कब समाअत होती है और जब समाअत होगी तो क्या अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस नतीजे पर पहुंचती है कि नहीं कि हाँ वाकई 224 के तहत इलेक्शन तो 90 दिन से आगे नहीं ले जाए जा सकते, तो ये देखना होगा। और आखिरी बात यह है कि इमरान खान से जेल में तफ्तीश शुरू कर दी है कि जी आपने साइफर कहाँ गुम किया, बताइए। इमरान खान जेल में हैं और जेल में बैठे हुए उन पर बहुत सारे नए केसेस डालने की कोशिश की जा रही है। तो अब एक नया केस सामने आ रहा है कि साइफर आपने कहाँ गुम किया, कैसे गुम किया, क्यों ले गए थे, कहाँ रखा था, कहाँ से उठा लिया गया, आखिरी बार कब देखा था, आखिरी बार कहाँ रखा था, उसके बाद मिला या नहीं मिला, और क्या ये वही कॉपी है जो बाहर दी इंटरसेप्ट को दी गई है, क्या आपने तो नहीं लीक की। तो ये तमाम सवालात आज जो है वो जेल सुप्रिटेंडेंट के कमरे में बुलाकर इमरान खान से जेल में ये तफ्तीश की गई है और इसकी खबर भी मीडिया को जारी की गई है। अब देखिए ये मामला एक नए केस की सूरत, एक नए केस की शक्ल कब इख्तियार करता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।